श्वेता, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड सर। लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू कि थैंक यू आप सो अपने मच। सेकंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 410 रैंक आपने प्राप्त कर लिया है और एक आप अच्छी सर्विस, डेफिनेटली ग्रुप ए सर्विस में अच्छी पोजीशन पे आप जाने जा रही हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। तो सबसे पहले ये जानना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, आपकी फैमिली में कौन है और क्या बैकग्राउंड है आपकी फैमिली के, किस तरह के आपको सपोर्ट मिला है? सर मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। एंड राइट, पापा मेरे प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। और ये जो सिविल सर्विसेज का सपना था, ये मुझसे पहले मेरे पापा ने देखा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो ही यूज्ड टू टेल एवरीवन दैट वन डे आई एम गोइंग टू मेक माय गर्ल एन आईएएस ऑफिसर। तो उस टाइम पे वेरी मुझे गुड, पता भी नहीं था व्हाट इज एन आईएएस ऑफिसर। लेकिन उनसे सुनते-सुनते फिर मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने पता किया कैसे बनते हैं आईएएस ऑफिसर। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई थॉट ऑफ कि मैं पापा का सपना पूरा करने की कोशिश करूँ। एंड देन जब इवेंचुअली मैं इस प्रिपरेशन में लग गई सिविल सर्विसेज की, तो राइट। रियलाइज हुआ कि कितनी एनलाइटनिंग है, कितना कितना मतलब बहुत सारा हमें मौका मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो वो एक्साइटमेंट प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये बात। बेसिकली जो सीड है सिविल सर्विसेज में जाने का आपके फादर ने ही डाल दिया, जी, ताकि जी। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वो प्राइवेट जॉब में, लेकिन फिर भी आपके लिए उन्होंने बड़ा ख्वाब देखा, जी, हाँ, राइट? बिल्कुल, जी। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही फैमिली की? कोई आपने कैसे मैनेज किया, आप लोगों ने क्या सिचुएशन रहा है? सर फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, तो स्ट्रगल बहुत किया है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है। एंड इस चीज़ को देखें, अगर जिस जगह से मैं आई हूँ, जहाँ से मैं निकल कर आई हूँ, तो मैं अपने एरिया में शायद ऐसी पहली लड़की हूँ जिसको इतना पढ़ाया गया है और जो इतने आगे तक गई है। तो अच्छा, दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स की पापा की जॉब भी चली गई थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। उस टाइम पे ऐसी कंडीशन हो गई थी दैट आई वाज़ नॉट रियली श्योर इफ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय स्टडीज़ और नॉट, बिकॉज़ जो उनके साथी कलीग्स थे, उनके बच्चों ने जॉब्स लेना शुरू कर दिया था। तो बट इट वाज़ ओनली माय पेरेंट्स, दे ऑलवेज़ मोटिवेटेड मी कि आप अपनी पढ़ाई मत रोकिए, आप कीजिए और आपको कुछ बड़ी चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, हम तब तक स्ट्रगल करेंगे और आपको जो भी चाहिए होगा आपके, तो उन्होंने मुझे कभी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आई थिंक बहुत वो जो स्ट्रगल था, दैट हैज़ हेल्प्ड मी कि मैं इतनी मेहनत भी कर पाई प्रिपरेशन के टाइम पे। आप समझती हैं कि जो संघर्ष है, जी, उसने आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली बड़े काम के लिए तैयार किया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा जहाँ से रहने वाली हैं, इसका मतलब है कि आप गाज़ियाबाद से पीछे कहीं और की रहने वाली हैं और वहाँ इस प्रकार के जी, अभी कोई ज़्यादा कोई रिज़ल्ट या सिविल सर्विसेज़ जी, में लोग नहीं कर पाए। वो कौन-सी जी। जगह है जहाँ से सर बैकग्राउंड? बेसिकली आई वाज़ टॉकिंग अबाउट माय रिलेटिव्स, जिनको मैं राइट, जानती हूँ। तो मेरे जो पापा-मम्मी हैं, दे बिलॉन्ग टू उत्तराखंड ओनली। तो वहाँ पे जो राइट, हमारा पूरा परिवार है, वहाँ पे कब मतलब व्हेन यू रीच टू अ सर्टेन एज, सो दे से दैट एट लीस्ट नाउ यू शुड थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट। सो राइट, राइट। पापा-मम्मी ने कभी उस चीज़ को ना सुना और ना मुझे सुनने दिया। एंड दे वर लाइक, "यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे।" तो अभी आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग हो गया है मुझे। मेरे फैमिली से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यू हैव बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अस, नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू टीच आवर किड्स एंड उनको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ऑडियंस हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो आपको वॉच कर रहे होंगे, आपसे कनेक्ट जो कर पाएँगे, ये जी, जानने के लिए कि आम तौर पे जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं और उस सर्कल में किसी ने किया नहीं, चाहे वो गाँव में, कस्बे में, जी, तो इमीडिएटली लोगों के लिए लगता है ये क्या करने लगे, अब लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी हो जानी चाहिए, जी, फैमिली में सेटल होना चाहिए। लेकिन जब आप बन गई हैं, तो वही लोग जो कभी आपको हो सकता है क्रिटिसाइज़ करते होंगे या पेरेंट्स के लिए प्रेशर जी, बनाते होंगे कि बेटी की शादी कब कर रहे हो? अब वो सब कहते हो कि हम भी अपनी बेटी को आगे कैसे जी, बढ़ाएँ और आपसे आज के दिन में इंस्पिरेशन लेंगे। दैट्स वेरी जी, पावरफुल। तो हर इंसान को अपने जीवन का संघर्ष कर के कुछ बड़ा काम में तो आगे बढ़ने के लिए करना ही पड़ता है। दैट इज़ वेरी, वेरी। इसमें श्वेता जो है अपनी कहते हैं वेल बिगन इज़ हाल्फ डन, कैसे शुरुआत की, आपकी जर्नी अपने सिविल सर्विसेज की ओर में आइडिया तो आपके फादर ने दिया। लेकिन जब आपने प्रिपरेशन का सोचा, तो कैसे अपने आगे बढ़ने के लिए कैसे रास्ता ढूँढा आपने? सर ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड दैट व्हेदर आई शुड गो फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। तो राइट, राइट। मैंने इनिशियली बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ देखी थी सो एज़ टू नो कि कि एग्ज़ाम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या करना होता है। बट आई फेल्ट कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। गाइडेंस के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस थी नहीं। तो हुँ। मैंने चाणक्य जॉइन किया था सितंबर 2017 में। आपने कहा कि चाणक्य जॉइन किया 2017 के बैच में। सितंबर 2017 में जॉइन किया था मैंने। हुँ, जी। तो उसके वहाँ पे मुझे बहुत जो
गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से मिली एंड नोट्स मेरे पास बहुत सारे, मतलब मुझे जानकारी मिली कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। तो वो सब में मेरी कोचिंग ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है और मैं आज भी अपने सारे टीचर्स को वो उस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स मैंने ज़रूर की थी क्योंकि मैं बिल्कुल एक नाइव चाणक्य के थी। किस सेंटर की स्टूडेंट रही हैं आप? नॉर्थ कैंपस की मैं स्टूडेंट रही हूँ। आउटर लाइन मुखर्जी नगर जी, जो और सेंटर होती है। यस। राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स जो की थी मैंने, जैसे कि एक तो बिल्कुल नाइव थी, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो पता नहीं था कि एग्ज़ाम क्या होता है। और फिर इतना बड़ा मिथ है कंट्री के अंदर कि यूपीएससी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एंड इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आई यूज्ड टू ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। तो जब भी मैं मार्केट में जाती थी, आई यूज्ड टू फाइंड दीज़ न्यू बुकलेट्स दैट वर कमिंग आउट, तो मैं उठा लेती थी कि अच्छा कुछ नया पढ़ने को मिल जाएगा। आई थिंक दैट वाज़ चलो द बिगेस्ट। ये भी किताब ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, राइट, ये यस राइट। सर, यस सर। दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने किया था और इसी गलती को मैंने सुधारा अपना सेकंड अटेम्प्ट में। ये चीज़ समझी कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। जो आप पढ़ सकते हैं आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप गलत ना कर जाएँ। रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये वो 3 बहुत ज़रूरी मिस्टेक्स जी, है। ये 3 मिस्टेक्स मैंने समझी और इस पे काम किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में। श्वेता कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। तो जब आपने फैसला कर लिया और आपके पिताजी का ड्रीम आपके दिमाग में बैठ गया कि मुझे आईएएस बनना है, तो आपने ये सफ़र जो है कहते हैं जर्नी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की, वो कैसे शुरू की? Sir, after graduation, I was confused actually कि whether I should really start preparing for civil services या फिर post graduation pursue करूँ, like all of my friends क्योंकि सबके सब पीजी करने लग गए थे। बट देन आई थॉट कि एक बार मुझे यहाँ पे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और मैंने शुरुआत करी यूट्यूब पे टॉपर्स की जो वीडियोज़ होती हैं, जिसमें वो डिटेल बताते हैं कि क्या सिलेबस है, किस तरीके की बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो वो मैंने एक एनालिसिस किया कि अच्छा मैं इस चीज़ के काबिल हूँ भी कि नहीं, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। उसके सबके सुन बाद के आपने एक माइंड में कब किया कि कैसे करना है, राइट? ठीक यस। है। उसके बाद फिर मैंने पापा से बात की अपने एंड आई आस्क्ड हिम कि आई थिंक आई शुड जॉइन वन कोचिंग सो एज़ टू गेट द गाइडेंस बिकॉज़ देयर वाज़ नोबडी वो जो मुझे इस चीज़ से गाइड कर सके इस चीज़ से रिलेटेड। देन आई फाउंड अबाउट चाणक्य इंस्टीट्यूट एंड मैंने सितंबर 2017 में एनरोल कराया था अपने आप को चाणक्य आईएएस अकेडमी के नॉर्थ कैंपस में। और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है। टीचर्स ने मतलब जो भी मेरा बेसिक प्रॉब्लम्स थी, एक फाउंडेशन मेरा मैं कह सकती हूँ कि वो चाणक्य में जब मैं कोचिंग कर रही थी तो वहीं से बना। उसके नोट्स मैं आज भी इस्तेमाल करती हूँ। अभी भी मैं जब अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की सोच रही हूँ तो जो नोट्स हैं वो अभी भी मेरे लिए बहुत हैंडी होते हैं। मैं उन्हें दोबारा रीड करती हूँ। सो क्लासेस को आपने बहुत सीरियसली लिया होगा और सारी जी चीज़ें सर। नोट की, राइट? जी। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? क्या एक कोचिंग पैसे पहले भी आपको क्लैरिटी मिल पाई थी या कोचिंग में जाने के बाद क्लैरिटी आई आपको? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में यही सारी मेरी मिस्टेक्स भी रही हैं बिकॉज़ आप एक मिथ एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि यूपीएससी इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन दैट इज देयर इन द कंट्री। सो यू फील लाइक राइट। कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आउट इन द मार्केट देयर वाज दिस प्लेंटी ऑफ मटेरियल दैट वाज अवेलेबल। तो मुझे लगता था कि शायद कुछ चीज़ मिस ना हो जाए तो मैं चीज़ें उठा लेती थी एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। तो क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ इतनी सारी चीज़ों को बहुत बार नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक-एक बार पढ़ते हैं और फिर वो चीज़ें बाद में याद भी नहीं रहती हैं। तो यही गलती मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारी कि मैंने अपने मटेरियल को नैरो डाउन किया एंड आई फोकस्ड अपॉन री-रीडिंग ऑल माय मटेरियल अगेन एंड अगेन कि आप जो भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको उसकी क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और उसपे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने स्कोर्स को। तो एंड यहाँ आपसे टेस्ट बात निकल के आता है, हाँ, नेक्स्ट कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप बोल लीजिए। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट्स भी नहीं दिए थे इतने मॉक टेस्ट जो होते हैं, तो हुँ। वो भी मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट्स अपने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ सोर्सेस कि इतना ही पढ़ना है और ये एरिया को क्लियर करना है। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स यही गलती होती है कि आईएएस के प्रिपरेशन के डिस्परेशन में किताबों को कलेक्ट करने करेक्ट, में या कहिए कि तैयारी करने की तैयारी में लग जाते हैं कि आगे क्या करना है। यस, आइडिया ये है कि एक सिलेबस दिया हुआ यूपीएससी ने उसको बढ़िया से पहले इसको देखना चाहिए, उसको हो सके तो अपने हाथ से नोट कर लीजिए एंड देन यस, यू सेलेक्ट स्टडीज एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड ओरिएंटेड। उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। एक पढ़ाई के दौरान में जो सबसे पहला सवाल
उठता है कि अब आप सिलेक्शन आपका हो चुका है, अगली दोबारा अटेम्प्ट में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जा रही हैं, कि एक अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए किसी कैंडिडेट को कितना समय चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर आई थिंक ये हर किसी के अपने कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो मैं इस चीज़ पे ये एक फिक्स टाइम लिमिट नहीं दे सकती हूँ, बट मुझे मेरे हिसाब से जो लगता है कि 1 साल का अगर आपने पूरा फ़ोकस्ड स्टडी किया है, तो इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक द एग्ज़ामिनेशन। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हू आर क्रैकिंग द एग्ज़ामिनेशन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड राइट, रैंक्स आल्सो। तो टाइम लिमिट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्या प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी क्या है, उस हुँ, पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे कि मैं हो सकता है कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो गलतियाँ नहीं करती, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाता। पर मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, तो कुछ लोगों को वो मिस्टेक्स अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। अदरवाइज़ इट्स नॉट अबाउट द टाइम दैट इज़ दिस इज़ गोइंग टू टेक, इट्स अबाउट कि आपकी क्वालिटी कैसी है, ठीक आप है। किस तरीके से टाइम। श्वेता आपने बड़ी ऑनेस्टली मिस्टेक्स की बात की, जी। तो वो पॉइंट फॉर्म में ज़रा आप ऑडियंस को बताइए जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, कि वो मिस्टेक्स क्या हैं? जो है। अ, सर सबसे पहली मिस्टेक तो शुरू में करती हूँ कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो हुँ, हुँ। मैंने पढ़ाई बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि आप सबसे पहले एक सिलेबस को 2-3 बार तो एटलीस्ट रीड कर लीजिए। यू डोंट हैव टू मेमोराइज़ दैट, पर आप रीड कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में पॉइंट्स बैठ जाएँ कि अच्छा क्या रेलेवेंट है। क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इर्रेलेवेंट है और वो बहुत टाइम भी कंज़्यूम कर देती हैं। तो पहली चीज़ कि सिलेबस को अच्छी तरीके से आप गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए एंड आई फेल्ट कि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं। तो राइट, राइट। वो मुझे लगता है कि आप एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसपे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर आर प्लेंटी ऑफ मैगज़ीन्स दैट आर अवेलेबल जो कि सही तरीके से उसको करंट अफेयर्स को कंपाइल हर करके मही आपको मिल जी। जाते हैं। तो आप सिर्फ़ उसे रीड कीजिए, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाइए, एडिटोरियल्स वगैरह अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में सोचिए और 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका अभी इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है, तो डोंट जंप इंटू कि आप इकोनॉमिक्स की सेक्शन में घुस के उसे कोशिश करें समझने की, बिकॉज़ अगर बेसिक क्लैरिटी नहीं है तो न्यूज़ समझ में नहीं आएगी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से टाइम स्पेंड कीजिए न्यूज़पेपर पे। सेकंड थिंग उसमें इज़ हाँ, जी। 1 सेकंड पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ। And the second thing is material related to subjects. तो मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेस पे मत जंप कीजिए। आप अपना कोई भी एक सोर्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए आइडेंटिफ़ाई कि कर मुझे लीजिए। इसी से पढ़ना है और फिर उसी को बार-बार रिविज़न करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मॉडर्न इसमें इंडिया इसमें तो थोड़ा-सा आगे चर्चा करने से पहले कि मटेरियल होगा, हम लोग चूँकि न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी चर्चा इस पे और करते हैं कि एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि मान लीजिए उसको हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस जी, पढ़ना है या कोई एक पर्टिकुलर अखबार पढ़ना है। आपने बेशक इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिए हैं, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक रहता है, क्या हिंदू ही पढ़ना पड़ेगा या कोई और पेपर पढ़ना होगा? ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप इस मामले में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन-सा अखबार पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? सर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये मानती हूँ कि जो भी उनके जैसे कि कुछ लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं शायद से, मुझे इतना आइडिया नहीं अ, है वैसे हिंदी मीडियम के लिए, हाँ, कुछ लेकिन नेशनल डेली जो भी जी, नेशनल जी, डेली हैं, जी। वो कोई भी अखबार हो सकता है। हुँ, उसके अलावा सर आजकल एक तो इंटरनेट की सोर्सेज़ इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आपको इतनी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी जो शायद आपको द हिंदू को ही हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको एक एनालिसिस दे सकती हैं। तो आप ऐसे सोर्सेज़ को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, तो ताकि आप कम टाइम में वो चीज़ें भी कवर कर पा रहे हैं जो कि शायद लगता है कि द हिंदू ज़्यादा रेलेवेंट है पेपर से लेके। ऑल्दो आई डोंट पर्सनली फील दैट कि यूपीएससी नहीं सोच रही है कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से आ रहे हैं। सो दे कैन डू इज़ कि वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को और उसके थ्रू अपनी जो नोट मेकिंग है या फिर वीडियो को एनालाइज़ कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक हर कोचिंग सेंटर अपनी तरफ से हिंदी मीडियम के लिए भी करंट अफेयर का मटेरियल रिलीज़ करता है। तो वो उससे जो है पढ़ सकते हैं। बेसिकली सब चीज़ें मिल जाती है, वैसे एक एक्वाइंटेड होना सब्जेक्ट के येस। लिए। आपने जो बहुत सबसे पहली बात कही कि जो बेसिक्स हैं, जो सब सिलेबस के अंदर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कॉलेज जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं यूपीएससी ने जनरल स्टडीज़ के अंदर, यदि सबके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, येस। तो एक तो क्वेश्चन भी और जो पेपर में भी वो सारे ही जो टॉपिक्स गाइडलाइन के अंदर दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी जो अखबारों में आएँगी, उसी को आप अपडेट करते जाते हैं। और साथ के साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कितना कंसाइज़ ढंग से समझ करके ओपिनियन बनाते हैं,
और फिर बाद में जो भी आपको प्रिपेयर्ड मटेरियल नोट्स मिलता है या क्लास नोट मिलता है उसका कैसे यस फायदा उठाते, मैंने अपनी स्टडी को ज्यादा बिखेर देंगे, यस स्कैटर्ड करेंगे तो नेचुरली वो प्रॉब्लम पड़ाएगा। यस। एक टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा क्रूशियल चीज होता है। आप क्लासरूम में भी जाते रही होंगी, पढ़ाई की होंगी, यस तो उसके हिसाब से जो सफर है आपका गाजियाबाद से लेकर करके नॉर्थ दिल्ली चाणक्य हाई सेकेंडरी सेंटर, और फिर एक टाइम मैनेज करना, और ओवरऑल एक कितने घंटे पढ़ना, कितने दिन क्लास में जो कोचिंग के साथ कैसे बैलेंस करती थी, वो जरा बताइए। सर, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मेरे साथ हुई थी कि मैं कोचिंग कर रही थी, और कोचिंग जो है जितने भी टाइम स्पेंड के लिए होती थी, कभी-कभार 4 आवर्स की क्लासेस होती थी, कभी 6 आवर्स की क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं एक ही दिन में अपना सिलेबस मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर स्टडी करने की कोशिश की थी, और स्लीप डिप्राइव्ड हो जाती थी, खाना ढंग से नहीं खा रही थी, तो अपनी हेल्थ को भी मैंने स्टेक पे रख लिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। राइट। तो द डिफरेंस जो कि सारे टॉपर्स भी कहते हैं कि देयर इज जस्ट हार्ड वर्क एंड देयर इज स्मार्ट वर्क। तो आई थिंक फर्स्ट राइट। अटेम्प्ट में आई वाज वर्किंग रियली हार्ड, बट आई थिंक मैं स्ट्रैटेजाइज सही तरीके से नहीं करी और स्मार्ट वर्क मैंने वहाँ पे नहीं किया। जो मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट में किया कि मैं सही तरीके से अपना टाइम मैनेज करती थी, ब्रेक्स लेती थी प्रॉपर, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपनी हॉबीज प्रैक्टिस करती रहती थी बीच-बीच में, ताकि लगे कि यू आर स्टिल लिविंग अ लाइफ और आपने सब कुछ अबैंडन नहीं कर दिया है। हाँ, सोशल मीडिया से मैंने दूरी बनाई थी कुछ टाइम के लिए, बट इन बिटवीन मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेती थी, ऑल दोज फ्रेंड्स जो आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। सो कीप योरसेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑल्सो, ताकि आप एकदम सोसाइटी से अलग महसूस ना करें, क्योंकि इट्स अ वेरी बट लॉन्ग इसमें जर्नी। इसमें भी काफी डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव अबाउट किन लोगों से आप बात कर रहे हैं यस तैयारी के दौरान में, वो आपको, ताकि वो आपका टाइम वेस्टर्स ना बन जाए। दैट इज यस सर, यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक फंडामेंटल वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसे बहुत स्टूडेंट के अंदर में मिथ होता है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई करनी है। तो आपके जो बेसिक एवरेज वर्किंग आवर्स डेली सीरियस स्टडीज के दौरान निकल कर आते थे, वो डेली बेसिस में क्या रूटीन था आपका? सर, मुझे आज भी याद है जब मैं कोचिंग कर रही थी, तो हमारे जो ज्योग्राफी वाले सर थे, उन्होंने एक बार बोला था कि यू जस्ट नीड टू गिव फोकस 6 आवर्स फॉर दिस हम्म। प्रिपरेशन। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि सर मजाक कर रहे हैं, और मैंने उनकी बात को रियलिस्टिकली लिया नहीं, और फिर भी मैं घर पे जाके घंटों घंटों इन्वेस्ट करती थी अपने। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट मैंने ये चीज रियलाइज की कि आप अपना फोकस अगर प्रॉपर रखते हैं, तो एवरी डे अगर आप 6 to 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप अपने टाइम को इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए कि यू आर गिविंग योर टाइम टू न्यूज़पेपर, वन सब्जेक्ट, एंड यू आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड यू आर गिविंग वन टेस्ट। सो उस तरीके से अगर आप टाइम को डिवाइड कर लेंगे, तो 6 to 8 आवर्स से ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, जब पेपर करीब आने लगता है तो हर कोई 10 से 12 घंटे फिर वो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये 1 साल 1.5 साल लगता है, मैं मान के चल रही हूँ, तो पेपर से कम 1 डेढ़ महीने से पहले तक आप अगर इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग एवरी डे 6 to 8 आवर्स, और उसमें भी आप हफ्ते में एक ब्रेक ले सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में। और कंप्लीटली ब्रेक नहीं लेना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बाहर जाना और अपना मूड थोड़ा सा ठीक कर लेना। आई फील कि इट्स मोर देन इनफ अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो। हाँ वैसे जी। तो यूपीएससी में हॉबीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अभी आपने हॉबी की चर्चा करी, तो यस सर। डेली लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान में भी हॉबी की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपकी क्या हॉबी रही, ये जरा बताइए। सर, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखना, मतलब हमेशा से मेरे को ये था कि मुझे अपने आप को एंटरटेन करते रहना पसंद था। तो मैं मूवीज़ बहुत देखा करती थी, एंड स्कूल में भी, कॉलेज में भी मैंने डांस कॉम्पिटिशन हो, चाहे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो, डिबेट्स वगैरह हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो आई वाज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो इन बिटवीन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि अच्छा, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 आवर्स स्ट्रेट कुछ पढ़ना है, तो मैं वो टाइम लिमिट बना लेती थी, क्योंकि मुझे अभी इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेनी चैप्टर्स आई एम गोइंग टू वॉच वन एपिसोड ऑफ एनी सीरीज दैट आई एम वाचिंग।
सो राइट। दैट यूज्ड टू गिव मी दैट एक पंप अप कर देता था, मोटिवेशन मेरे को मिल जाती थी क्योंकि आई विल गेट टू सी दैट एपिसोड वंस आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय चैप्टर्स, सो दैट इज ओके, वन तो थिंग। यस सर। उसको रिलेट किया, वो कर रखा था, ठीक है। यस सर। हेलो, मेरा नाम तनय शंकर है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में मैंने 136वां रैंक हासिल किया है। मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा था और मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू अपने एक्चुअल इंटरव्यू से 1 महीने पहले दिया। वहाँ जो पैनल थी वो यूपीएससी के असली पैनल से काफ़ी सिमिलर थी और जो मुझे फीडबैक मिला और जो मुझे वीडियो ऑन द स्पॉट मिल गया वो मुझे मेरे प्रिपरेशन में और बेहतर करने के लिए मुझे काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपने आप में एक चुनौती की बात होती है। पहली बार नहीं हुआ आपका और सेकंड बार आपका हुआ और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी में एक तो आपने प्रिपरेशन चाणक्य में किया, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया होगा, प्री और मेंस दोनों मिला करके, यस। राइट? तो इस बारे में आप लोगों को सबसे पहले क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लोगों को प्री और मेंस अलग-अलग करना चाहिए या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए? पहले ये बताइए। सर इनिशियली आई थिंक फॉर 5 to 6 मंथ्स इंटीग्रेटेड अप्रोच हम रख सकते हैं। जैसे जैसे राइट, प्रीलिम्स करीब आने लग जाता है, जैसे मैंने जुलाई 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा था, जिसमें मैंने अपने ऑप्शनल को भी कंप्लीट करने की कोशिश की थी। उसके बाद राइट। से मैंने एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी की थी और फिर प्रीलिम्स देने के बाद आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी होती है। तो प्री में खास करके तो एक्चुअली जब इंटीग्रेटेड करने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट सब आपके रेडी हो गए। लेकिन यस। अब इसमें मैटर आता है कि यदि प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वो खास बातें जो आपको ध्यान रखना होता है वो क्या है? सर प्रीलिम्स की तैयारी करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है आई थिंक वो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इवन आप सब्जेक्ट रीड करते जा रहे हैं फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जब क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं या फिर कोई क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो हुँ, व्हाट आई हुँ। वुड से कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए एंड एवरी डे ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 टेस्ट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो है कर पाए। एंड इट डज नॉट मैटर आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू दैट प्रैक्टिस जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है जब आप रियलिटी में एग्जाम में डी डे पे जब बैठते हैं आप अपने, तो उसकी आप बट टेस्ट से प्रैक्टिस करते बट टेस्ट से पहले इम्पोर्टेंट है कि पहले उनको हैं। पूरे यस फंडामेंटल्स क्लियर हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हों, सर। अदरवाइज इट माइट बी डिस्करेजिंग। तो पहले आपने ठीक-ठाक तैयारी करके और साथ के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और अलग से फिर इसको तैयारी कर सकते हैं, राइट? मुझे सर और क्या एक्चुअली चीज़ इम्पोर्टेंट है? सर वो मैं बोल रही थी कि जैसे आप इंटीग्रेटेड तैयारी जब कर रहे होते हैं तो आपका बेस तो ऑलरेडी तैयार हो ही चुका होता है। जब आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि हमें नहीं पता कि वो कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं, इट्स वेरी वास्ट। तो इट्स बेटर कि आप रोज एटलीस्ट टेस्ट दें जब आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली आप टेस्ट देते रहिए, हुँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप किस पेस से जा रहे हैं और कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्रीलिम्स के लिए एक तो टेस्ट की इम्पोर्टेंट बात हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चूँकि पढ़नी होती है, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, तो वो पॉइंट हो गया। फिर कैसी चीज़ों को मेमोराइज़ करें, याद करें? स्टूडेंट को लगता है पढ़े, आपको भी कई बार लगता होगा, कई बार यस सर। नॉर्मली सवाल में यही आते हैं कि हाउ टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, याद कैसे रखें? पढ़ते भूल जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? सर जैसे पहले आपने बोला क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, आई थिंक वहाँ पे हमको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेरे लिए आर्ट एंड कल्चर को, आर्ट एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, दीज सब्जेक्ट्स जो थे थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते थे। मैं इनके क्वेश्चंस नहीं कर पाती थी इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे यहाँ पे। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा पॉलिटी में, एनवायरनमेंट में और मॉडर्न इंडिया में लगती थी। तो मैंने मैक्सिमम अपना वहाँ पे स्कोर को अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली लीव कर दीजिए सब्जेक्ट्स को, लेकिन मैंने एंशिएंट के लिए और कल्चर के लिए सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एक्स्ट्रा। तो उतने से जितना हो पाया मैंने वही करने की कोशिश करी और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया उन सब्जेक्ट्स का। सेकेंड थिंग एक्चुअली आपने पूछी कि जी। नहीं, पहले इसी को क्लियर करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है, एक लेवल प्ले किया। आपने बहुत यस। अच्छा कहा कि हर स्टूडेंट की अपनी इंटरेस्ट की कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट।
Yes. साइंस के भी हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, ह्यूमैनिटीज में भी वैरायटी है, हर कैंडिडेट का अपना बैकग्राउंड अलग-अलग है, तो नेचुरली इंटरेस्ट भी अलग हो सकते हैं। इट्स अ बिग लेवल प्लेइंग कि आप ओवरऑल कि जिसमें आप मजबूत हैं उसमें कितना अच्छा कर लें और कुल मिलाकर के अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या लेने जा रहे हैं। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नेचुरली जिस एरिया में आपका स्ट्रेंथ नहीं है, वो एरिया थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको बैलेंसिंग करनी है, राइट? दूसरी चीज है कि कैसे चीजों को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रिटेन थिंग्स, उसके बारे में क्या कहना है? उसके लिए सर रिवीजन इज द की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किताब एक बार पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो हमें याद ही नहीं था। तो मल्टीपल रिवीजन ही उस चीज को सॉल्व, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इवन टुडे ऑल्सो जब मैं लक्ष्मीकांत खोल के देखती हूँ तो आई फील कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि मैं भूल चुकी हूँ। So I think constant revision is very necessary in this examination, and that every topper says that के revision is the key. तो बार बार आप उन्हीं सेम चीजों को जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें रिवाइज कीजिए रादर देन पिकिंग अप समथिंग एल्स। तो अपने सोर्सेज वही कंस्ट्रेंट रखिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज अ वेरी हॉलमार्क ऑफ द होल सक्सेस कि आप हफ्ते में एक बार कम से कम एक टाइम आपका होना चाहिए जिसमें चीज को रिवाइज करें। फिल्म से आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँ, जो एक होता है कि पूरी तैयारी किया लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कभी नर्वस ब्रेकडाउन होता है, कभी उसमें जो वहाँ जो बेसिक स्किल्स है वो मिस कर जाते हैं। तो जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन स्किल्स स्पेशली फॉर प्री, और एग्जामिनेशन के हॉल में जाके जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्ट्रेस में हम कभी कभी होते हैं, हमें लगता है कि इसी बार करना है, तो ये सब सोच के टेंस्ड मूड से आप पहले तो मत जाइए। आई नो कि नर्वसनेस होगी, लेकिन ट्राई टू कीप योरसेल्फ एज काम एज पॉसिबल। पॉजिटिव मेंटालिटी से जाइए, ये सोच के जाइए कि इस बार तो हम प्रीलिम्स क्लियर करके ही निकलेंगे। तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आई थिंक पानी की बोतल अपने साथ लेके जाना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि स्पेशली इस बार तो प्रीलिम्स अक्टूबर में शिफ्ट हो गया है, बट अदरवाइज प्रीलिम्स जून के टाइम पे हुआ करता था, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। यस सर। तो पानी पीते रहेगा इंसान तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड नहीं महसूस करेगा, एंड इट विल हेल्प कि वो ज्यादा फोकस तरीके से पेपर को टैकल कर पाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी, लेकिन वो जब हम बार बार मॉक टेस्ट करते हैं तो वो चीज अपने आप आ जाती है और टाइम मैनेजमेंट फिर हो जाता है। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी, जैसे अपने एनर्जी की बात करी पाने के लिए, कि आप एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लें, रात की नींद अच्छी पूरी हो, ताकि आप वहां जाकर के ऐसा ना कि वहां जो नर्वस ब्रेकडाउन हो और बिल्कुल एनर्जी आपकी जीरो डाउन हो जाए वहां, राइट? इसलिए कंजर्विंग योर एनर्जी एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, राइट काइंड ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, that will also be good and valid. I hope you will agree with this, right? Yes sir, definitely. Right. Now, श्वेता, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो आपने किया, लेकिन एक अप्रोच जो है प्री और मेंस, ये दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो मेंस का अप्रोच प्री से डिफरेंट है, वो क्या है? सर डिफरेंस यही है कि प्रीलिम्स थोड़ा फैक्ट बेस्ड ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हर एक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रख रहे होते हैं तब तो हम एक स्टोरी की तरह हर एक चीज को रीड कर रहे हैं। एंड व्हाट आई डिड वाज ड्यूरिंग माय इंटीग्रेटेड अप्रोच कि मैंने कोशिश करी, क्योंकि ऑप्शनल इज गोइंग टू प्ले वेरी ह्यूज रोल इन योर मेंस, इन डिटरमाइनिंग योर मेंस मार्क्स। सो व्हाट आई डिड कि आई ट्राइड टू एटलीस्ट रीड द एंटायर ऑप्शनल once before trying to prepare for my prelims only. तो फिर दिसंबर तक मैंने अपना एक बार ऑप्शनल पढ़ लिया था। और फिर मेंस के दौरान ये होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि टाइम सिर्फ 3 आवर्स का होता है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर 20 क्वेश्चंस इन दैट टाइम लिमिट। तो प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। इनिशियली ऐसा होगा जब हम आंसर लिखेंगे हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम पे, लेकिन वो जब हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे, एवरी डे वी आर राइटिंग आंसर्स, यस दैट इज गोइंग टू हेल्प। Practice makes one perfect. That is the whole situation there in the mains. And इसमें writing ultimately आपकी flow of writing, communication, consistency क्या है, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, right? उसमें जो एक जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर में करंट का रेलेवेंस ओवरऑल वो क्या रहता है और कैसे उसको आपने यूटिलाइज किया? सर करंट आई थिंक इस वक्त पे मैं जैसे पिछले मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैंने तो यही पाया है कि करंट अफेयर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली मेंस में, क्योंकि मेंस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। इवन इफ वो थियोरेटिकल हैं क्वेश्चंस, तो भी वो चीज अगर करंट में चल रही है
तो वो कुछ ना कुछ लिंक्ड क्वेश्चन आता है। तो करंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करंट पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने मेंस के टाइम पे मोस्टली यही किया था कि मैंने सब्जेक्ट्स अपने जो प्रीलिम्स के दौरान पढ़े थे, उन्हीं को रिवाइज़ किया था और मैक्सिमम अपना फोकस करंट अफेयर्स पे रखा था। एक स्पेशली जो खास कर के ऑप्शनल का जो सिलेक्शन है, आपका ऑप्शनल जैसे क्या रहा? साइकोलॉजी वाज़ माय ऑप्शनल सर। तो कैसे ऑप्शनल का सिलेक्शन करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। आपका बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजी का, यस। फिर भी आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तो इसके सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखा जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? सर जब मैं ऑप्शनल के बारे में सोच रही थी तो आई थॉट ऑफ कि मुझे थोड़ा रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो चूज करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी वाज नॉट पार्ट ऑफ द ऑप्शनल्स, सो आई फाउंड एग्रीकल्चर क्वाइट रेलेवेंट क्योंकि वो हुँ, मेरे सब्जेक्ट से कुछ सिमिलैरिटीज रखता था। लेकिन उसका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट था दैट आई फेल्ट कि आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट, क्योंकि उसके सोर्सेज भी बहुत सारी बुक्स वगैरह उसमें लिंक थी। तो आई ट्राइड कि मैं कोई ऐसा ऑप्शनल चूज करूं जिसमें मुझे थोड़ा कम वक्त लगे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वांटेड टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फिर मैंने सारे जो ऑप्शनल है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया और फिर देखा कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें बन रहा है। साइकोलॉजी ने हमेशा से ही मुझे काफी आई वाज वेरी क्यूरियस कि मैं इसे पढूं, तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू दैट। तो साइकोलॉजी का फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उसके क्वेश्चन पेपर्स देखे और मुझे लगा मैं उन्हें टैकल कर सकती हूँ और उसमें सिलेबस भी काफी कम था, तो वो विद इन 2 to 3 मंथ्स मैंने कवर कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई वो ये है कि साइकोलॉजी में तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का होना, यस। वो एक बहुत ही और ये मैंने अभी तक जितने भी टॉपर्स से बात की है, ये हमारा भी जो अनुभव रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में, ताकि आप उस पर ओपिनियन डेवलप कर सकें। एक लंबा समय होता है जिसमें उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड आप महसूस करें और उसके ऊपर जो अपने आंसर भी फ्रेम कर सकें। वेरी राइट। श्वेता, ये जो पूरी तो प्रोसेस जो है तैयारी के दौरान में एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, राइट? यस। और उसमें मोटिवेटेड रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना और मोटिवेटेड रहना, तो उसके बारे में आपने क्या किया और कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया और मोटिवेटेड रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर कभी-कभार हो जाती है सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाती हैं, जैसे कभी हमारे मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या हम फील करने लगते हैं अंदर से ही कि सही जा रही है कि नहीं जा रही है प्रिपरेशन, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसके लिए हुँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए। ट्राई टू इंटरैक्ट विद योर फैमिली एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा आपका वही चाहते हैं और वही आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहिए जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अदर थिंग इज यूट्यूब पे इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो टॉपर्स की ही टॉपर्स के टॉक्स हों, उसके अलावा भी बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस हैं, मैं उन्हें देख लिया करती थी। कुछ सिलेक्टिव सॉन्ग्स थे मेरे पास, तो अपने आप को पंप अप करने के लिए उन सॉन्ग्स को सुन लिया करती थी। तो अपने आप को मैंने हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश की है, जब भी लगता था डिप्रेस हो रही हूँ तो मैं लोगों से बात कर लेती थी। मेन चीज़ है स्पिरिट का हाई रखने के लिए आपको अपना मैकेनिज़्म खुद डेवलप करना पड़ेगा, क्यों ये किसी का सफ़र भी हवा में नहीं होता या आसान भी नहीं होता जब तक कि आप उसको आसान नहीं बनाएँगे। कष्ट होगा, लेकिन संघर्ष करके रेडी हैं, तो आपको वही रास्ता देता भी चला जाएगा। दैट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। मैं थोड़ी-सी बात आपकी स्पेशली इंटरव्यू की करना चाहता हूँ कि यस। सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट में आप अभी तक एक ही इंटरव्यू में गई हैं। यस। आपका कैसा अनुभव रहा और वहाँ आपने क्या महसूस किया? सर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी पॉज़िटिव एनवायरनमेंट मुझे फ़ील हुआ। इनिशियली जब मैं जाने वाली थी अंदर तो मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन जब मैं एक बार पैनल के सामने बैठी तो वो बहुत कॉर्डियल थे एंड क्वेश्चंस भी ऐसे इस तरीके से आपसे नहीं पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप मना भी कर सकते हैं ईज़िली। तो इस तरीके का कोई डर नहीं होता है वहाँ पे बैठ के, आप कंफर्टेबल रहेंगे और अच्छी तरीके से, मतलब बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहता है अंदर, तो ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं होती है वहाँ पे। आई फेल्ट दैट पर्सनली, एक ही बार आपका दिया है। आपके बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? मिस सुजाता मेहता वाज़ माय चेयरमैन। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू तो एक होता है कुछ आप एक्सपीरियंसेस ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए कि उसको क्या एक्सपीरियंसेस रहे जब आप बोर्ड के अंदर गई, तो हाउ इट ऑल बिगेन, पहला क्वेश्चन क्या था और चीजें सर कैसे डेवलप की? जब मैं गई थी उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन माँगा था और थोड़ा-सा मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाना था कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कैसे की इंट्रोडक्शन है। के लिए क्या पूछा उन्होंने, कैसे सवाल कैसे पूछे? बस उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और फिर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपना स्कूल बैकग्राउंड बताया, अपना कॉलेज बैकग्राउंड बताया। फिर उन्होंने मुझसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा कि बायोटेक में मेरे पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे हम्म, और फिर
कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, साइकोलॉजी से रिलेटेड, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। राइट, राइट। वो आपसे सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, वो जरा बताइए, मेरे ख्याल से ऑडियंस को, आपको जो सुन रहे हैं उनको सर अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, वो पूछा था कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाती हैं, तो आपको पता चलता है कि जो आपका स्टाफ है वो बहुत ज्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी? तो उसके जवाब में मैंने बोला था कि सबसे पहले तो मैं खुद एक एग्जाम्पल सेट करूंगी, कि जब मेरे जूनियर्स मुझे देखेंगे कि मैं अपना काम सही तरीके से कर रही हूँ और मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, तो वो एक एग्जाम्पल की तरह उनके सामने जाएगा। दूसरी चीज की एक टाइम सेट कर देना, कि एक ब्रेक पीरियड सॉर्ट ऑफ, कि जिस वक्त आप लंच कर रहे हैं या जब भी थोड़ा बहुत बीच में एक टाइम आप सेट कर सकते हैं कि आप इस वक्त पे आपको जो भी अपने फोन में सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करना है आप कीजिए, लेकिन जिस वक्त आप काम कर रहे हैं उस वक्त स्ट्रिक्टली कीप योर फोन्स अवे। थर्ड थिंग इज के रिवॉर्डिंग द पीपल जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाया, उनको रिकग्निशन देना दूसरों के लिए एक बूस्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने ये 3 अपनी तरफ से ऑप्शन दी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स थे। अब श्वेता, चूंकि आपका सिलेक्शन हो गया है, आगे आप फिर से तैयारी करने जा रही हैं, तो अभी आपका प्री भी आने वाला है, तो इसके हिसाब से आपने अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाई आगे जो अडॉप्ट करेंगे? सर अब जैसे सिर्फ लगभग 1.5 महीना ही बचा है ऑलमोस्ट पेपर पे, तो आई एम फोकसिंग कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना रिविजन कर सकूं और करंट अफेयर्स पढ़ सकूं बार बार, और मैं रोज अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट दूं। मैं कुछ नया नहीं उठा रही हूँ, जो मैंने पहले से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ, और करंट अफेयर्स, सिर्फ इन्हीं चीज पे मैं फोकस कर रही हूँ। बिल्कुल, लगातार अभी 1.5 महीने पूरी प्री के ऊपर में आप फोकस रहेंगे और उसमें चलना है। और कॉन्फिडेंस लेवल अभी आजकल कैसा है आपका? बढ़िया है इसके लिए? सर अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, क्योंकि जब मैं मॉक्स करती हूँ तो मार्क्स मुझे लगते हैं कि हाँ शायद इस बार मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। और अब रिजल्ट के कारण से भी बहुत, आप फिर भी आप बहुत सिंसियरली और Yes, मेटिकुलसली ले रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस इंटरव्यू को देख करके स्टूडेंट को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और अगली बार आपको हम टॉप रैंक में आपका भी इंटरव्यू फिर से ले रहे होंगे, ऐसी thank मेरी you, sir. शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड Thank थैंक you, यू sir. वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम सक्सेस स्पीक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर एस्पिरेंट्स। गॉड Thank you ब्लेस so यू। much, sir. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.